fan-based story. रात के 10 बज रहे थे। सोमपुरा गांव की फिजाओं में एक अजीब सी भारी बंदी। आसमान में चांद तो था, लेकिन उसकी मटमैली रोशनी बादलों की मोटी परतों में छिपकर जैसे किसी अनहोनी का मौन संकेत दे रही थी। गांव की सीमा पर खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह सूख चुकी थी। सुनहरी बालियां जब हवा के झोंकों के साथ आपस में टकराती तो एक अजीब सी सरसर की आवाज पैदा होती, जो सन्नाटे को चीरते हुए ऐसी लगती जैसे हजारों जहरीले सांप एक साथ सूखे पत्तों पर रेंग रहे हों। हरिया गांव की ऊबड़ खाबड़ पगडंडी पर बेतहाशा भागा जा रहा था। उसके फटे हुए जूतों के नीचे कंकड़ पत्थर दब रहे थे, लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और आंखों में ऐसा खौफ था जो केवल मौत को सामने देखकर आता है। वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो काला साया जो उसे खेत की मेड़ पर दिखा था अब भी उसके पीछे ना हो। भागते भागते वो सेठ सोनू के पुश्तैनी घर के अहाते में पहुंचा। सेठ सोनू अपने घर के बाहर नीम के पुराने पेड़ के नीचे बिछी चारपाई पर बैठे थे। उनके चेहरे पर गांव की समस्याओं की गहरी लकीरें थी। पास ही उनकी जवान बेटी राधा लालटेन की मध्यम पीली रोशनी में बैठी थी। हरिया के भारी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। हरिया को इस तरह बेहाल और बदहवास होकर अपनी ओर आते देख सेठ चौंक गए। वो बोले, अरे क्या हुआ हरिया? इतनी रात को क्यों भाग रहा है? कोई शेर चीता देख लिया क्या, या यमराज ने दर्शन दे दिए? सेठ जी, गजब हो गया, अनर्थ हो गया। हरिया ने घुटनों पर हाथ रखकर अपनी सांसें काबू में करने की कोशिश की। उसका गला सूखा जा रहा था। सांस तो ले ले भाई, पहले पानी पी। हरिया ने एक सांस में पानी पिया और बोला, सेठ जी, पास वाले गांव चमरई में किसी ने पूरी गेहूं की फसल जला दी है। देखते देखते पूरा आसमान लाल हो गया था। लोग चिल्ला रहे थे, पर आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाना नामुमकिन था। सब राख हो गया सेठ जी, सब राख। सेठ सोनू का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। ये ठीक खबर नहीं है हरिया। फसल जलने का मतलब है साल भर की खून पसीने की कमाई का मिट्टी में मिल जाना। अगर चमरई में आग लगी है तो हवा का रुख हमारे सोमपुरा की तरफ भी हो सकता है, या फिर कोई इंसान नहीं बल्कि कोई बुरी ताकत जानबूझकर ये कर रही है। पिछले कई सालों से ये अफवाहें उड़ रही हैं। सेठ जी, हमारा गांव तो छोटा है। अगर हमारा अनाज भी जल गया तो हम भूखे मर जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे क्या खाएंगे? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। सेठ ने अपनी मजबूत लाठी जमीन पर पटकी और दृढ़ स्वर में कहा, हार मत मान हरिया। हमें अपनी किस्मत का फैसला खुद करना होगा। हमें कुछ करना होगा। बस आज की ये एक रात अगर ये सुरक्षित बीत गई तो कल सुबह होते ही मैं पूरे गांव की मशीनें लगा दूंगा और सारा अनाज काट लिया जाएगा। पर सेठ जी, रखवाली कौन करेगा? गांव का कोई भी आदमी आज रात अपने घर की चौखट लांघने को तैयार नहीं है। चमरई की आग देखकर सबके दिल में खौफ बैठ गया है। लोग कह रहे हैं कि खेत में कोई साया घूम रहा है। हरिया, डरपोक लोगों से सुरक्षा नहीं होती। मुझे याद आया, आज दोपहर को पास के गांव से 3 मजदूर काम की तलाश में हमारे गांव आए हैं। वे अभी नए हैं, उन्हें यहां के डर के बारे में ज्यादा नहीं पता। वे शायद इस वक्त बस स्टैंड के पास वाली चाय की टपरी पर होंगे। हरिया, तू जा और उन्हें ढूंढ। उन्हें बोलना कि अगर वे आज रात मेरे पश्चिम वाले खेत की रखवाली कर लें तो कल सुबह इनाम के तौर पर उन तीनों को 3-3 कुंतल गेहूं दिया जाएगा। ये सौदा बुरा नहीं है। हरिया तुरंत वहां से निकला और गांव के अंधेरे रास्तों को पार करते हुए चौराहे पर स्थित पुरानी चाय की टपरी पर पहुंचा। वहां एक छोटा सा अलाव जल रहा था और उसके चारों ओर 3 लोग चादर ओढ़े बैठे थे, सुरेश, पप्पू और सरवन। उनके चेहरों पर निराशा की गहरी छाप थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। केवल अलाव की लकड़ियों के चटकने की आवाज आ रही थी। पप्पू अपनी ठिठुरती हथेलियां आग पर रगड़ते हुए बोला, अरे भाइयों, अपनी तो किस्मत ही फूटी निकली। जिस गांव में काम की उम्मीद लेकर आए थे वहां तो फसल ही राख हो गया। अब अपने बच्चों को साल भर क्या खिलाएंगे? क्या हम फिर से शहर की ओर मजदूरी करने भागना पड़ेगा? वहां की वो धूल मिट्टी, वो अपमान,
क्या फिर वही सब सहना होगा? सुरेश ने अनुभवी स्वर में उसे दिलासा दिया। सब्र रख पप्पू, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। हमें कुछ तो काम मिलेगा। ऊपर वाला सब देखता है, वो हमें भूखा नहीं मरने देगा। इंसान को उसकी मेहनत का फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। क्या खाक देखता है ऊपर वाला सुरेश? जब हमारी फसल धू धू कर जल रही थी, हमारे बच्चों के मुंह का निवाला छिन रहा था, तब क्या वो ऊपर वाला सो रहा था? मुझे इन बातों पर यकीन नहीं रहा। सब कुछ जलकर राख हो गया और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। सरवन की आवाज में कड़वाहट थी, जो भुखमरी के डर से पैदा हुई थी। तभी हरिया टपरी की रोशनी में दाखिल हुआ। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थी। राम राम भाइयों, तुम तीनों पास वाले गांव से आए हो ना? जी भाई, हम ही हैं। हम काम की तलाश में यहाँ भटक रहे हैं। क्या आपके पास हमारे लिए कुछ है? हमारी हालत देख ही रहे हो, सुबह से पेट में दाना नहीं गया है। देखो भाइयों, तुम्हारे लिए एक काम है। हमारे सेठ जी के खेत की रखवाली करनी है। पश्चिम की तरफ खेत है, वहाँ एक ऊंचा मचान बना हुआ है। बस एक रात की बात है। अगर तुम कल सुबह तक खेत सलामत बचा लेते हो तो तुम तीनों को 3-3 कुंटल गेहूं दिया जाएगा। 3 कुंटल गेहूं, ये शब्द उनके कानों में किसी संगीत की तरह गूंजे। उनकी गरीबी के लिए ये बहुत बड़ी मदद थी। ये अनाज उनके परिवार के लिए महीनों की सुरक्षा थी। सरवन ने अपनी नाराजगी थूकते हुए कहा, ठीक है भाई, हम रखवाली कर देंगे। वैसे भी जिसके पास खोने को कुछ ना हो, उसे डर कैसा? आप बस हमें रास्ता दिखा दो, हम रात भर जाग कर पहरा देंगे। रास्ते भर हरिया उन्हें गांव की गलियों से ले गया, जहां हर घर के दरवाजे भीतर से बंद थे। कोई भी बाहर झांकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गांव के कुत्ते भी आज नहीं भौंक रहे थे, बल्कि वे दुबक कर कोनों में बैठे थे। हरिया ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, देखो भाइयों, खेत में रहना पर सावधानी से। अगर कुछ अजीब दिखे तो अपनी जगह मत छोड़ना, बस आग जलाए रखना। अरे भाई, हमने जंगली सुअरों और चोरों से अपनी फसलें बचाई हैं। ये खेत की रखवाली हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हरिया की आंखों में जो डर था, वो इन तीनों ने महसूस नहीं किया। हरिया ने उन्हें खेत का रास्ता दिखाया और खुद भागकर अपने घर चला गया। सुरेश, पप्पू और सरवन अब उस विशाल खेत की ओर बढ़ रहे थे। चारों तरफ सूखा गेहूं लहरा रहा था। हवा तेज होने लगी थी और फसल की सरसर की आवाज अब और डरावनी हो गई थी। सुरेश के पास एक पुरानी टॉर्च थी, जिससे पीली रोशनी निकल रही थी। वो रोशनी भी धुंधली थी, जो अंधेरे को पूरी तरह काट नहीं पा रही थी। खेत के ठीक बीचों बीच एक मचान था। जो पुरानी कपड़ों और बांस से बना था। वे तीनों उसके नीचे बैठ गए। वहां से पूरे खेत का नजारा दिखता था। उन्होंने नीचे सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके एक छोटा सा अलाव जलाया हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखे पत्तों के गिरने की आवाज भी किसी धमाके जैसी लगती थी। सरवन ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई और धीरे से बोला, सुरेश यार, मुझे एक बात खटक रही है। गांव में इतने लोग हैं, पर कोई रखवाली करने क्यों नहीं आया? उन्होंने हमें ही क्यों चुना? क्या गांव वाले इतने डरपोक हैं या बात कुछ और है? चमड़े की आग का डर तो ठीक है, पर यहां सन्नाटा कुछ ज्यादा ही भारी है। अरे छोड़ ना सरवन, शायद गांव वाले आलसी होंगे या फिर सेठ जी कंजूस होंगे, जो अपनों को अनाज नहीं देना चाहते। हमें क्या, हमें तो अपने बच्चों के लिए अनाज से मतलब है। बस एक रात की ही तो बात है। कल सूरज ढलने से पहले हम अपने घर होंगे। हाँ सरवन, पप्पू ठीक बोल रहा है। कल सुबह जैसे ही कटाई शुरू होगी, हमारा काम खत्म। हम अपना गेहूं लेंगे और निकल जाएंगे। बेकार की शंकाएं पालने से मन कमजोर होता है। तभी अचानक गेहूं की सूखी बालियों के बीच कुछ हिलने की सरसराहट हुई। तीनों चौकन्ने हो गए। सुरेश ने टॉर्च जलाई। रोशनी के घेरे में एक सुंदर चमकता हुआ हिरन मचान के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। उसकी खाल मखमली थी और उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी। वो इतना सुंदर था कि उसे देखकर डर नहीं बल्कि हैरानी होती थी। अरे देखो, इतना सुंदर हिरन! इस बंजर सूखे इलाके में हिरन कहां से आया? हमारे गांव में तो ऐसे जानवर कभी नहीं दिखे। इसके सींग कितने बड़े और नुकीले हैं। अरे सरवन, देख क्या रहा है?
जा इसे हक दे, नहीं तो ये सारी सूखी बलिया चबा जाएगा और सेठ हमें एक दाना नहीं देगा। हिरन अगर एक बार खेत में घुस जाए तो पूरी फसल चौपट कर देता है। सरवन मचान से उठा और चिल्लाते हुए हिरन की तरफ बढ़ा। चल हट, भाग यहां से। लेकिन जैसे ही वो हिरन के करीब पहुंचा, वो जानवर बिना किसी आहट के हवा में गायब हो गया। वहां कोई झाड़ी नहीं थी, कोई गड्ढा नहीं था, बस गेहूं की बालियां थीं जो हवा में झूल रही थी। सरवन हक्का बक्का रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जमीन पर झुककर पैरों के निशान ढूंढने लगा, पर वहां कुछ नहीं था, न खुरों के निशान, न दबी हुई फसल। अरे ये क्या बवाल चीज है, अभी तो यही था। शायद कोई उछाल कर भाग गया हो, पर इतनी तेज, बिजली की तरह ओझल हो गया। वो वापस मचान पर आकर बैठ गया और हाफते हुए बोला, अरे भाई, वो हिरन तो गायब हो गया, कहीं दिख ही नहीं रहा। मेरी आंखों के सामने से धुआं बनकर उड़ गया। अरे भाई, वो हिरन है, कोई बकरी या कुत्ता नहीं। उनकी रफ्तार बहुत तेज होती है। तू शायद डर गया, इसलिए तुझे लगा वो गायब हो गया। तू तो शहर की लाइटों का आदी है, अंधेरे में नजर धोखा खा जाती है। अरे पप्पू, तुझे पता नहीं, सरवन को बचपन से ही भूत प्रेतों से बहुत डर लगता है। इसी वजह से इसे सब ओझल दिखता है। एक हिरन से डर गया हमारा पहलवान। ये सब झूठी बातें हैं पप्पू, गांव में बस अफवाहें फैला दी गई थी। मैं नहीं डरता, पर जो मैंने देखा वो सामान्य नहीं था। हिरन हवा में नहीं उड़ते। बातचीत का दौर फिर शुरू हुआ ताकि वे नींद को टाल सके। रात और गहरी हो गई थी। उल्लुओं की डरावनी आवाजें पास के बरगद से आ रही थी। पप्पू अचानक गंभीर होकर बोला, वैसे भूत से याद आया, क्या तुम दोनों को याद है बोला काका हमें बचपन में छलावे के बारे में बताते थे? उन्होंने कहा था कि इस सोमपुरा गांव के आसपास एक छलावा रहता है जो बहुत पुराना है। वो लोगों के दिमाग से खेलता है। वो कोई शैतान नहीं, बल्कि एक मायावी ऊर्जा है जो इंसानों को पागल कर देती है। हाँ, बताते तो थे, पर क्या पता वे बूढ़े लोग सही बोलते थे या बस हमें डराने के लिए कहानियां सुनाते थे ताकि हम रात को बाहर ना निकले। आज के जमाने में ये सब बातें कौन मानता है? नहीं सुरेश, मैंने भी सुना था। कहते हैं छलावा कोई भी रूप ले सकता है, किसी जानवर का, किसी दोस्त का, या खुद तुम्हारा भी। वो तुम्हारी सबसे गहरी इच्छा या सबसे बड़े डर को पहचान लेता है। वे बातें कर ही रहे थे कि सुरेश की नजर खेत के दूर किनारे पर पड़ी। वहां एक आदमी खड़ा था, जैसे कोई पुतले की तरह खड़ा हो। उसने सफेद कुर्ता पहना था जो चांद की मटमैली रोशनी में चमक रहा था। सुरेश ने वहां टॉर्च की रोशनी डाली। वो देखो, वहां कोई खड़ा है। शायद कोई चोर है जो खेत जलाने आया है। देखो, उसके हाथ में कुछ है। शायद इसी ने हमारा अनाज जलाया होगा। चलो इसे आज सबक सिखाते हैं। अगर हमने इसे पकड़ लिया तो सेठ हमें और इनाम देंगे। तीनों मचान से उठकर लाठियां लेकर उस आकृति की तरफ भागे। वे चिल्ला रहे थे, कौन है रे वहां? रुक! लेकिन वो आदमी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसकी चाल बहुत अजीब थी। वो चल नहीं रहा था, उसके पैरों की आवाज नहीं आ रही थी। वो तेजी से झाड़ियों के पीछे गायब हो गया। तीनों ने झाड़ियों में तलाशी ली, पर वहां कोई नहीं था। अजीब सी ठंडक वहां महसूस हो रही थी। थक हार कर जब तीनों वापस मचान के पास आए, तो जो उन्होंने देखा उससे उनका कलेजा मुंह को आ गया। उनकी रूह कांप उठी। मचान के पास पहले से ही 2 लोग बैठे थे। जब वे करीब पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन तीनों के सामने एक दूसरा पप्पू बैठा था। वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था, वैसे ही कपड़े, वैसा ही चेहरा, यहां तक कि उसके हाथ पर वही पुराना चोट का निशान भी था। ये क्या भाई, ये कौन है और ये मेरे जैसा कैसे दिख रहा है? असली पप्पू की चीख निकल गई। उसका गला रुंध गया। वो दूसरा पप्पू खड़ा हुआ और बड़ी मासूमियत से बोला, सुरेश भाई, सरवन भाई, ये मेरे जैसा कौन है तुम्हारे साथ? ये कोई छलावा तो नहीं? मैं तो यहाँ मचान पर ही बैठा था, तुम लोग कहाँ चले गए थे? उसकी आवाज हूबहू पप्पू जैसी थी। असली पप्पू चिल्लाया, ये क्या बोल रहा है बे? तू कौन है? मेरे जैसा चेहरा कैसे है तेरा? सुरेश भाई, ये झूठ बोल रहा है, मैं असली हूँ। तभी वो आकृति अचानक बदली और उसने सरवन का रूप ले लिया। ये देखकर असली सरवन का साहस टूट गया।
उसका कलेजा बाहर आने को था। वो बोला, ये क्या है भाई? ये तो वही है जो हमने भोला काका से सुना था। छलावा, ये हमारी आंखों के सामने रूप बदल रहा है। सुरेश, पप्पू, ये कौन है तुम्हारे साथ? मेरा हूबहू कोई छलावा तो नहीं? देखो, इसके पैर उल्टे तो नहीं है? नहीं, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। क्या सच है और क्या झूठ? सुरेश भाई, कुछ करो, ये हमें मार डालेगा। फिर उस छलावे ने अपनी पूरी माया दिखाई और तीनों का रूप एक साथ ले लिया। अब वहां 2 सुरेश, 2 पप्पू और 2 सरवन थे। वे सब आपस में लड़ने लगे कि असली कौन है। सबकी आवाजें एक जैसी थी, सबके तर्क एक जैसे थे। छलावा बोला, अब तुम्हें कौन बचाएगा? इस गांव वालों ने तुम्हें बताया नहीं मेरे बारे में? मैं इस मिट्टी का मालिक हूं। तुम परदेसी यहां से अनाज ले जाने आए हो। मैं तुम्हें यहीं की मिट्टी में मिला दूंगा। दहशत का माहौल ऐसा था कि असली सुरेश को अपनी खुद की पहचान पर शक होने लगा। वो दूसरा सुरेश उसे घूर रहा था और कह रहा था, तू साया है, हट जा मेरे भाइयों के पास से। दहशत के मारे तीनों का बुरा हाल था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे खुद को कैसे साबित करें। तभी अचानक सुरेश के दिमाग के किसी कोने में भोला काका की एक पुरानी बात बिजली की तरह कौन दी। बेटा सुरेश, याद रखना, छलावा चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, वो पीली रोशनी से बहुत डरता है। जब उस पर पीली रोशनी पड़ती है तो उसकी मायावी शक्ति काम नहीं करती और वो गायब हो जाता है। सुरेश ने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च निकाली। उसकी बैटरी खत्म होने वाली थी, रोशनी मद्धम पड़ रही थी। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और टॉर्च की पीली रोशनी सीधे उन छलावे की आकृतियों पर डाली। जैसे ही वो पीली रोशनी उन पर पड़ी, वे आकृतियां दर्द से कराहने लगी। उनका चेहरा किसी मोम की तरह पिघलने लगा। छलावा भयानक तरीके से चीखने और सिनसिहाने लगा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सैकड़ों शीशे एक साथ टूट रहे हों। देखते ही देखते वो वहां से धुएं की तरह गायब हो गया। तीनों के अंदर जान में जान आई। वे पसीने से लथपथ थे। पप्पू हाफते हुए बोला, सुरेश, काका ने हमें जो कहा था वो हमने आज अपनी आंखों से देख लिया। उनकी बातें बकवास नहीं थी। अगर तूने टॉर्च न जलाई होती तो हम एक दूसरे को ही मार देते। इसीलिए कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों की बातों को सुनना चाहिए और उन पर यकीन करना चाहिए। अगर हम ये नहीं जानते कि छलावा पीली रोशनी से डरता है तो आज हमारा खेल खत्म हो जाता। वो हमें पागल कर देता या मार डालता।